नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। स्थापना दिवस पर गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम, 53 घाटों पर जलाए जाएंगे 3 लाख दिए। संध्या आरती का किया गया आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। हर की पौड़ी पर ड्रोन शो का होगा आयोजन। मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल देंगे प्रस्तुति। 4000 वॉलंटियर्स इसमें मौजूद होंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय स्थापना दिवस को लेकर धर्म नगरी हरिद्वार में आज शाम को भव्य गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हरिद्वार के 52 घाटों पर 3 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 4000 वॉलंटियर्स शिरकत करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं भव्य ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम से पहले जिला प्रशासन ने हरिद्वार में 500 ड्रोन के साथ शो का ट्रायल किया। इस दौरान हर की पैड़ी के आसमान पर पीएम मोदी और सीएम धामी की छवियां उकेरी गई। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शाम के समय हरिद्वार हर की पैड़ी पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। कार्यक्रम के बाद भजन संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल अपनी प्रस्तुति देंगे। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ इस कार्यक्रम का। और स्थापना दिवस पर गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 53 घाटों पर जलाए जाएंगे 3 लाख दिए। इतना ही नहीं, 4000 वॉलंटियर्स इसमें मौजूद रहेंगे। संध्या आरती का किया गया आयोजन। संध्या आरती के आयोजन के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी शुभ आरंभ करेंगे इस कार्यक्रम का। जानकारी हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमें देंगे। संजय, देखिए, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या विशेष जानकारी है? क्या कुछ खास होगा? क्या कुछ प्रबंध और इंतजाम किए गए हैं इस 25वें स्थापना दिवस को लेकर? पूजा, उत्तराखंड स्थापना दिवस पर आज हरिद्वार में एक भव्य दीप महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर कई दिनों पहले से ही जो हरिद्वार प्रशासन है वो तैयारी में जुटा है। साथ ही साथ इसके अलावा आज कई ऐसे नवनिर्मित उद्घाटन होने हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहेंगे। एक राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बन रहा है, जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इसके अलावा हर की पौड़ी पर एक नव निर्माण चौकी बन रही है, वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। आज एक भव्य कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है और हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा एक 500 ड्रोन का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, जो आसमान में एक आकृतियां, कई तरह की आकृतियां बनाएगा। इसके साथ ही जो हरिद्वार के गंगा घाट है वहां पर 3 लाख से ज्यादा दीपों से सजाया जाएगा, जिसको लेकर भी यहाँ आज सुबह से ही तैयारियां चल रही है। कार्यक्रम की भव्यता को लेकर जो गंगा सभा के लोग हैं वो भी यहाँ जुटे हुए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ तमाम इंतजाम किए हैं। हालांकि जब इस तरह के वीवीआईपी कार्यक्रम होते हैं, स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जो कार्यक्रम में आने वाले लोग हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग की गई और जो बाहरी लोग हैं उनके लिए तमाम यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। जी पूजा।
बने रहिए हमारे साथ, प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है, जरा वो भी सुनाते हैं क्या कुछ कहना है, फिर आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। और इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम होने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, वो स्वयं आ रहे हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं। सबसे पहले भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियां आसमान में ड्रोन के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा। और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए कार्यक्रम को लेकर तो जानकारी आपने दी ही है, लेकिन इसे और भव्य बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर गंगा आरती की जाएगी, तमाम तरह के प्रबंध किए जाएंगे, तो क्या जो आम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए भी कोई विशेष गाइडलाइंस तैयार की गई है, क्योंकि खुद सीएम भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखिए, शाम के समय भजन संध्या से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि इसे और भव्य बनाने के लिए यहाँ पे मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही साथ जो स्थानीय प्रशासन है, जिला अधिकारी है, उन्होंने स्थानीय लोगों को कहा है कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भाग ले, क्योंकि जो यहाँ की आज भव्यता होगी वो देखते ही बनेगी। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब हर की पौड़ी पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो भारी संख्या में जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। हालांकि तमाम जो सेक्टर और जोन में इस क्षेत्र को विभाजित किया गया है, सीसीटीवी लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस का पहरा रहेगा, किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यहाँ सुरक्षा को लेकर विशेष ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम और प्रशासन की ओर से तमाम प्रबंध किए गए हैं। 3 लाख दिए जलाए जाएंगे, उसके लिए 4000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को हायर किया गया है, ताकि उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड स्थापित किया जा सके। इसको लेकर भी जानकारी आपसे चाहूंगी और ये भी जानना चाहूंगी कि सीएम पुष्कर धामी के अलावा आखिर कौन कौन वीआईपी चेहरा है जो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर घाटों की हम बात की जाए तो जो हरिद्वार हर की पौड़ी में करीब 52 घाट है, वहां पर दीप महोत्सव का कार्यक्रम है। हालांकि सुबह से ही वहां पर जो दीप है वो लगाना शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ साथ जो स्थानीय विधायक होंगे, मंत्री होंगे, वो भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यानी कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए गंगा सभा की विशेष तैयारियां हरिद्वार प्रशासन तमाम यहाँ जुटा हुआ है। सभी अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी है और उनके सेक्टर और जोन में उन्हें तैनात किया गया है। पूजा, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज घाट पर स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही तमाम प्रबंध, रिकॉर्ड भी यहां पर बनाने की पूरी तैयारी की गई है। और ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता दें, एम्स ऋषिकेश में सर्वर ठप हो गया है। 2 दिन से सैकड़ों मरीज परेशान हैं। मरीजों को नहीं मिल रहा है डिस्चार्ज, जरूरी मेडिकल सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। पीआरओ की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। ऋषिकेश एम्स का 2 दिनों से सर्वर ठप है, जिसके कारण सैकड़ों मरीज और परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि किसी भी मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सभी परेशान हैं। वहीं 2 दिन से सर्वर ठप है और पीआरओ ने चुप्पी साधी हुई है। पीआरओ ने चुप्पी साधने पर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमें देंगे। अनुज, ऋषिकेश एम्स के हालात बुरे हो चुके हैं, मरीजों को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है, तमाम परेशानियां आ रही हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या मामला है पूरा? बिल्कुल, करीब 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और ऋषिकेश एम्स का सर्वर नहीं चल रहा है।
ऋषिकेश एम्स की खुद की अपनी दिक्कतें हैं, जिसके कारण उन दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। करीब 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और मरीजों को ना तो डिस्चार्ज किया जा रहा है, ना इमरजेंसी में भर्ती कराया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हम मैनुअल चीजें नहीं कर सकते हैं और हम जो है जब तक सर्वर नहीं काम करेगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। ना तो बिलिंग हो रही है, ना तो जो है वहां से किसी मरीज को डिस्चार्ज किया जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि इस मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन जब तक बिलिंग नहीं होगी तब तक मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। ना तो बिलिंग मैनुअल कर रहे हैं, केवल और केवल 70 रुपए के लिए किसी मरीज को वहां पे 1.5 से 2 दिन तक रखा जाता है। ये स्थिति इस समय एम्स ऋषिकेश की हो रही है। न्यूज इंडिया ने जब बात करी वहां के पीआरओ नौटियाल से, तो उनका साफ तौर पे कहना है, वो घमंड में इतने चूर हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आपको खबर चलानी है, आप चलाइए, हमारा प्रशासन है, हम इसी प्रकार से काम करेंगे। इस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग वो कर रहे हैं। साथ ही साथ लगातार उनसे बातचीत भी करी गई, एम्स के डायरेक्टर से भी बातचीत करी, उन्होंने भी मीडिया से बात करने से मना कर दिया। इसके अलावा जो वहां का स्थानीय जो वहां के लोग काम कर रहे हैं, जो वार्ड बॉय है, जो वहां के औषधि केंद्र में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो भी मीडिया से बदसलूकी कर रहे हैं। साथ साथ जो परिजन है, जो वहां के तीमारदार हैं, जो किसी मरीज को लेकर के आए हैं, उनसे भी वो बदतमीजी करने पे उतारू है। कल देर रात तक की अगर बात करें तो करीब 550 लोग जो है इस लाइन में लगे हुए थे और रात 11:30 बजे तक भी बिलिंग नहीं हो पाई थी। और आज भी सुबह जो है सर्वर उनका नहीं चला। सर्वर ना चलने के कारण ना तो इमरजेंसी में कोई भर्तियां ली जा रही हैं, ना तो जो है वहां पे कोई बिलिंग काटी जा रही है, ना किसी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ये तमाम तकलीफें जो है ऋषिकेश एम्स में चल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऋषिकेश एम्स का क्या जो डायरेक्टर है वो क्या चुप्पी साधे हुए हैं, क्या वो मीडिया से बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं? साथ ही साथ जो पीआरओ है नौटियाल, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि हम तो मीडिया मैनेजमेंट कर लेंगे। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की भाषा का प्रयोग उनके पीआरओ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं इस तरह के भाषा के इस्तेमाल के साथ ही मरीजों को जो दिक्कत आ रही है, वहां सवाल अब ये उठता है कि आखिर कब तक सर्वर को लेकर जो इशू है ये सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मरीजों को डिस्चार्ज होना, अपने घर जाना है, और अगर सर्वे को लेकर प्रॉब्लम होती रही तो फिर ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। बिल्कुल, अभी तक इसका कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है, क्योंकि मीडिया से उन्होंने दूरी बना के रखी हुई है। न्यूज इंडिया लगातार इस खबर को लेकर के खबर को उठा भी रहा है और खबर के साथ भी है कि किसी तरीके से जो मरीज है उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि एम्स ऋषिकेश पूरे उत्तराखंड और साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, सहारनपुर हो, इन जगहों के भी लोग वहां पे आते हैं। साथ साथ उत्तराखंड के चाहे वो कुमाऊं परिक्षेत्र हो, चाहे वो गढ़वाल परिक्षेत्र हो, यहाँ के जो मरीज हैं वो वहां पे अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके की दुर्व्यवस्थाएं, इस तरीके की बदतमीजी, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, बिना सर्वर के भी मैनुअल नहीं कर रहे हैं, लोगों को वहां पे जो है धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो इस तरीके की अव्यवस्थाएं जो है ऋषिकेश एम्स प्रशासन कर रहा है। तो क्या वो मरीजों को किस प्रकार से देखता होगा, ये सवालिया निशान जरूर उठता है। जी बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलो रुक करते अगली खबर का। सिडनी में 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। तो सिडनी में 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए कहा, मोदी सरकार में भारत ने हर क्षेत्र में स्वर्णिम विकास किया है। भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं और मानव तस्करी पर भारत में रोकथाम के प्रयास जारी हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। केंद्र सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी धर्मों को उचित सम्मान, नव भारत निर्माण हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और जिसमें संपूर्ण भारतवासी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं।
और ऑस्ट्रेलिया के 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। ऋतु खंडूरी ने किया भारत का प्रतिनिधित्व। आपको बता दें कि बैठक के वापस लौट गई हैं विधानसभा अध्यक्ष। सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी CTA के बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से आज भारत वो लौट आई हैं। ये सम्मेलन सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने विभिन्न देशों के सांसदों के साथ संसदीय लोकतंत्र और शासन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने इसे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और गर्व का विषय बताया। पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में मैं गई थी और हम 2 स्पीकर्स असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुँचे। एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कटेंगे तो बटेंगे को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कटेंगे तो बटेंगे पर बड़ा संदेश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ में बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है, एक नारा दिया है कि एक रहोगे सेफ रहोगे, ऐसे ही सीएम योगी जी ने कहा था, जिसे लेकर के पूरी चर्चा देश में कि बटोगे तो कटोगे। आप किस तरह देखते हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विपक्ष कह रहा कि सिर्फ ऐसे नारे उसी वक्त आते हैं जब चुनाव होते हैं। आप किस तरह देखते हैं सर? नहीं, देखिए, वो केवल नारा नहीं है बल्कि समाज का एक संदेश है। जी सर। एकजुट रहिए। आप एकजुट रहेंगे तो राष्ट्र एकजुट रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और उसको इसी रूप में लेना चाहिए। सर, दोनों प्रदेशों में चुनाव को लेकर के पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है। मतलब झारखंड और महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके भी दौरे होंगे या बीच में आपकी बात भी चल रही होगी, कैसा लग रहा है आपको? झारखंड और महाराष्ट्र, मुझे दोनों राज्यों में काम करने का मौका मिला है। झारखंड में तो मैं प्रभारी रहा और जब भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, भाजपा ने विशुद्ध रूप से कहना चाहिए या जब फिर यहाँ से गठबंधन टूटा था जी, तो उसमें भी वहाँ का एक क्षेत्र मैं देख रहा था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में फिर भाजपा की सरकार आएगी और झारखंड में भी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की। मुझे तो लगता है कि इस बार पूर्ण बहुमत की आनी चाहिए। पहले वहाँ पर गठबंधन में हम लोग आते थे, 36-37 सीटें वहाँ पर भाजपा लाई है और 5-6 सीटें फिर जो सहयोगी दल है उनके सरकार बनी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड में इस बार जैसे हरियाणा में हुआ है पूर्ण चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। सर, एक सवाल और है। प्रधानमंत्री तमाम धर्मस्थलों को रेलवे कनेक्ट से जोड़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड तो पूरा हब है धर्माटन का। यहाँ पे ऋषिकेश, जम्मू तवी यानी जो माता वैष्णो, उसके भक्त भी बहुत हैं, हर जगह ही हैं। लेकिन क्या लक्सर को उसका फायदा मिलेगा? एक दूसरा है हमारा जो लक्सर क्षेत्र है, इससे जो द्वारकाधीश और हरिद्वार की जो कनेक्टिविटी जुड़ी हुई, लेकिन लक्सर में कहीं स्टॉपेज भी नहीं है और कई बार डिमांड भी यहाँ के हजार भक्त जो है। यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने बात मेरे सामने रखी है और इसके लिए रेल मंत्री से बात की जाएगी ताकि जो लोग स्थानीय लोग हैं उसको उसका फायदा। चलिए, सांसद त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि दोनों प्रदेशों में, महाराष्ट्र और झारखंड में खालिश भाजपा यानी कि प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। साथ में इन्होंने कहा कि जो नारे प्रधानमंत्री और
सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं वो के नारे नहीं है, वो एक तरह से देखा जाए तो मंत्र है और समाज को जोड़ने वाला मंत्र है। इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि कहीं ना कहीं इन नारों की जरूरत है। यदि सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस बात को ये भी मानते हैं। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया बक्सर। उत्तराखंड में मनाया जाएगा इगास पर्व। 12 नवंबर को मनाया जाएगा इगास त्योहार। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश में कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश। तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ लोग पर्व और त्योहार को मनाते हैं और इगास भी यहाँ का एक लोक पर्व है जो कि 12 नवंबर को मनाया जाएगा। वहीं इसको लेकर के लोक साहित्य और संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर लोग शामिल। हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते, छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गाँव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं उन टीमों को जगह जगह स्थान स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पर जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए पहाड़ में मनाया जाता है इगास का ये खास पर्व। पहाड़ों में तैयार किया जाता है इगास पर्व को कही जाता है बूढ़ी दीपावली। दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है ये इगास का पर्व। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है बूढ़ी दीपावली। 12 से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा इगास त्योहार। मशाल जलाकर मनाया जाता है इगास का ये त्योहार। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।